अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पोस्टमैन के बारे में। हम थोड़ा सा देखेंगे पोस्टमैन है क्या। पोस्टमैन जो है एक इनफैक्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारा एपीआईज को टेस्ट करता है। कोई अच्छा सर, सुनिएगा। थोड़ा सा ये रेस्ट एपीआई और ये इस तरह का भी बता देना कि इनमें फर्क क्या है। यार एपीआईज की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है। एपीआई पहले एपीआई की तरफ आते हैं। एपीआई है क्या। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब होता यह है कि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं वेदर की अपडेट्स की। ठीक है। वेदर की अपडेट्स की आप एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब आपको वेदर की कंडीशंस कहीं से तो चाहिए ना। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपना सैटेलाइट भेजें। ठीक है, अपनी ऐप बनाने के लिए अपना सैटेलाइट भेजें और वो आपको वेदर की अपडेट्स प्रोवाइड करे और आप उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज करें उस डाटा को। दूसरी उसकी ऑप्शन ये है कि जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स हैं जो डाटा भेज रहे हैं, जो कंपनीज हैं वो वेदर का डाटा प्रोवाइड करती हैं, तो आप उन उनसे डाटा ले लें। ठीक है। अब दूसरी ऑप्शन जो है ये फिजिबल है, जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, आप वो यूज कर रही हैं, वेदर अपडेट्स यूज कर रही हैं, उनके पास वेदर का डाटा है, आप उनसे वो डाटा ले लें। अब प्रॉब्लम ये आता है कि डिफरेंट काइंड की डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट तरीके से डिजाइन हुई हुई हैं। हमारी एप्लीकेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिजाइन हुई हुई है। अब दो सॉफ्टवेयर को आपस में जब कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए हमें कोई फॉर्मेट तो चाहिए ना। कोई हमें स्टैंडर्ड चाहिए। कोई इंटरफेस चाहिए हमें। तो इनफैक्ट एपीआईज जो हैं वो इंटरफेस हैं। एपीआईज हम क्यों यूज करते हैं। दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में, दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब ये एपीआईज इनफैक्ट मेथड्स और डाटा का फॉर्मेट डिसाइड करती हैं जिसकी बेस के ऊपर दोनों जो एप्लीकेशंस हैं वो कम्युनिकेट करेंगी। अब बाकी आप इसकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो वो जरा सर्च भी कीजिएगा, खुद भी पढ़िएगा। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि एपीआईज, रेस्टफुल एपीआईज की बात आप पूछ रहे थे ना। तो एपीआईज डिफरेंट टाइप्स की हैं, इंटरनल एपीआईज, पब्लिक एपीआईज। ठीक है। अब एक है रेस्टफुल एपीआईज। अब रेस्ट एक्चुअली जो एपीआईज रेस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती हैं ना, उनको हम रेस्टफुल एपीआईज कहते हैं। अब वो रेस्ट आर्किटेक्चर इनफैक्ट है क्या। वो स्टैंडर्ड एचटीटीपी का मेथड यूज करती हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, अपडेट, डिलीट। गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट का जो एचटीटीपी के मेथड्स है ना, वो उसको यूज करती हैं कम्युनिकेशन के लिए। उन एपीआईज को हम रेस्टफुल एपीआईज कहते हैं। और बहुत सारी एपीआईज हैं, ग्राफक्यूएल है, सोप है, फिर इंटरनल एपीआईज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की एपीआईज होती हैं। ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं है। अब जब हम नॉर्मली एपीआईज की बात कर रहे होते हैं ना, जब जैसे मैंने अभी एपीआईज की बात की, तो मैंने कहा दो एप्लीकेशंस की कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। तो नॉर्मली रेस्टफुल एपीआईज इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं कि इनको हम एपीआईज ही बोल देते हैं। बट एपीआईज और भी टाइप की होती हैं। इनफैक्ट आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर भी एपीआई, हम जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल लें। देखिए जावास्क्रिप्ट में हम बार बार यूज करते हैं एक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग को अब वैसे हम इसको कोरिलेट करें ना। अच्छा, तो मैं आपको आपसे बात कर रहा था कंसोल डॉट लॉग की। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, हमें कंसोल के ऊपर जो है ना वो आउटपुट शो करवाता है। उसके पीछे इनफैक्ट हो क्या रहा है ये हमें ना तो पता है और ना हमें कोई जानने की जरूरत भी है। ठीक है। इस इस चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसी तरीके से जो एपीआईज हैं वो एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। एक और एग्जांपल जो हमने बड़ी अच्छी एग्जांपल क्लास में डिस्कस की थी,
आप जब बैंक में जाते हैं न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपसे एक बायोमेट्रिक लिया जाता है। अब वो बैंक कैसे वेरीफाई करता है कि ये बायोमेट्रिक आपका है, आपकी डिटेल्स कैसे उसके पास आती हैं बैंक के पास? बैंक के पास तो आपके बायोमेट्रिक के अगेंस्ट आपका डाटा नहीं है ना अवेलेबल, वो तो नादरा के पास है। तो बैंक क्या करता है, बैंक वो डाटा नादरा को भेजेगा। अब हर इंडिविजुअल का डाटा, हर इंडिविजुअल का जो इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन है, वो बैंक्स किसको भेजेंगे? नादरा को भेजेंगे। नादरा उसकी डिटेल भेजेगा। अब अगर वन बाय वन ये काम शुरू कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा इससे टाइम आवर्स लगेंगे, बहुत ज्यादा मैन आवर्स, वर्कफोर्स चाहिए होगी। तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम्स को ऑटोमेट करते हैं। बैंक की एक एप्लीकेशन है, बैंक का एक सॉफ्टवेयर है, बैंक्स, तमाम बैंक्स का अपना होता है। और डिफरेंट, देखें, हर बैंक का डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट कोड के ऊपर बनी हुई है, डिफरेंट लॉजिक्स यूज हुई हैं। इसी तरह से नादरा की एक एप्लीकेशन है। अब नादरा की एप्लीकेशन डिफरेंट लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो बैंक्स और बैंक्स का जो सॉफ्टवेयर है, नादरा ने क्या किया है, नादरा ने एक एपीआई प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, नादरा ने एक एपीआई प्रोवाइड कर दी है। बैंक्स क्या करते हैं, उस एपीआई को यूज करके बैंक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो थंब इम्प्रेशन भेजती हैं। और जो नादरा का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसकी एप्लीकेशन है, वो उस इंडिविजुअल का डाटा निकाल के क्या करती है, बैंक को भेज देती है वापस। तो सिंपल सा ये प्रोसीजर है। तो एपीआई का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये पोस्टमैन है हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर है। ये करता क्या है, ये हमें एपीआईज जो क्रिएट, इनफैक्ट हम इसमें एपीआईज भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एपीआईज कैसे क्रिएट होती हैं, थ्रू पाइथन के थ्रू हो जाती हैं, नोड जीएस के थ्रू भी होती हैं। ठीक है, हम एपीआईज क्रिएट करते हैं और पोस्टमैन के थ्रू हम अपनी एपीआईज को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, हम इनफैक्ट सिंपल बुक्स एपीआई, ये कुछ एपीआईज हैं टेस्टिंग के लिए, हम सिंपल बुक्स एपीआई को यूज करेंगे। हम इसके डिफरेंट देखेंगे किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाएं। सिंपल बुक्स एपीआई, दिस एपीआई अलाउज यू टू रिजर्व अ बुक। आप क्या करेंगे, हम इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं, हम उस बुक्स का डाटा लेके आएंगे। हम उसके बाद ऑर्डर करेंगे बुक कोई भी एक बुक ऑर्डर करेंगे। हम अपने तमाम ऑर्डर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद हम अपने ऑर्डर को अपडेट भी कर सकते हैं। ये सारा काम हम क्या, किसके थ्रू करेंगे? हम करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, इसकी एपीआई को यूज करके। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो विंडोज के यूजर्स हैं वो पोस्टमैन को postman.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आपने उससे साइन इन हो जाना है। तो मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसको अब क्या किया है, मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, इसमें अपना अकाउंट क्रिएट किया और मेरे पास ये पोस्टमैन ओपन हो गया है। ये पोस्टमैन का इंटरफेस है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वापस आता हूं मैं, इसको मैं बंद कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल बुक्स एपीआई, यहाँ पे देखें, दिस एपीआई इज अवेलेबल एट, यहाँ पे उन्होंने हमें ये एक वेब एड्रेस दे दिया है कि इसके ऊपर ये पड़ी हुई है। पहले हम अपना स्टार्ट करने से पहले ना कुछ एंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखें, कोई भी एप्लीकेशन है ना, उसके कुछ एंड पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं। जब एपीआईज बनाई जाती है ना, तो कुछ एंड पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हम नादरा की ही एग्जांपल लेते हैं। नादरा के केस में, नादरा की एप्लीकेशन में तो बहुत सारा डाटा है। बैंक्स को तो सिर्फ चाहिए जो जिसका थंब इम्प्रेशन है उसका नेम, उसकी मतलब आईडी कार्ड की डिटेल्स चाहिए ना उनको, बैंक को, कि इसका आईडी कार्ड ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है। अब नादरा क्या करेगा, नादरा के पास तो पूरी फैमिली ट्री है और आपको पता है कि मतलब उसके फोर फादर्स और ग्रैंड चाइल्ड्स और सारी ये उनके पास डाटा अवेलेबल है। अब बैंक्स को वो तो नहीं देना। अब नादरा ने क्या किया, नादरा ने कुछ अपने एंड पॉइंट्स डिफाइन कर लिए।
ठीक है, ताकि बैंक से जब कोई रिक्वेस्ट, बैंक की एप्लीकेशन से जब रिक्वेस्ट आए तो उसको कंफाइन रखें, हम उसको कंफाइंड रखें उसी डाटा के ऊपर जो बैंक को चाहिए। बाकी जो एप्लीकेशन का डाटा है, नादरा की एप्लीकेशन का डाटा, वो एक्सपोज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, एंड पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं, एंड पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं हमारे पास। इसमें भी सिंपल बुक्स एपीआई में भी एंड पॉइंट्स हैं, वो आगे चल के बताएंगे। अच्छा, एक और मेरे ना माइंड में, बल्कि आगे वो एक आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा मैं। सबसे पहले वापस पोस्टमैन पे आते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे माई वर्क स्पेस है। हम यहाँ पे एक माई वर्क स्पेस इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और एच टी टी पी हम यूज करेंगे, एच टी टी पी की कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट के नेम से एक मेरे पास टैब ओपन हो गया। अहमद भाई क्लास में हैं। अहमद भाई, एंड पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ऐड करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। वो काइंडली एंड पॉइंट्स वाली अगर आप स्क्रीन दोबारा सामने शेयर करें। जी, जिस तरह रेहान भाई आप बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे अभी बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है। इसी तरह हम इसको ऑथर्स के अंदर भी हम कर सकते हैं, मतलब यानी मुख्तलिफ टेक्सोनोमीज हम यूज कर सकते हैं ना। अभी ये इस वाले एग्जांपल के अंदर कि मतलब हम किसी भी यानी एपीआई से हम डाटा गेट कर रहे हैं या उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम कर रहे हैं, मतलब हमारा एंड पॉइंट वो चीज़ होगी जिसको हम हिट कर रहे हैं। लाइक हमारे ऑथर्स हो गए, अगर किसी ऑथर के ऊपर हम मतलब करना चाहते हैं कि ऑथर्स डिफरेंट हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक ऑथर के लिए करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑथर्स को यूज़ कर लेंगे। बुक्स के नेम्स के मुताबिक करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पब्लिशर हो सकता है, इसी तरह कोई कंट्री हो सकता है। मतलब ये डिफरेंट हमारे एंड पॉइंट्स बन सकते हैं जिनको हमने हिट करना है, गेट स्टेटस के गेट के जरिए से या पोस्ट के जरिए से या इस तरह के जो भी हम आगे मेथड्स यूज करेंगे। डेटाबेस का ये है ना, बेसिकली हम लोग एपीआई यूज क्यों कर रहे हैं, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेटाबेस पीछे कुछ भी बनी हुई है, इससे हमें गर्ज नहीं है वो कौन सी मतलब डेटाबेस है। अगर उसकी एपीआई हमें अवेलेबल है तो हम अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए उससे हम फायदा ले सकते हैं, पूरी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। लाइक अभी हम अगर नेक्स्ट जेएस आगे पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर हमने डेवलपमेंट करनी है और टाइप स्क्रिप्ट को हम यूज करना चाहते हैं, नेक्स्ट जेएस को यूज करना चाहते हैं, हमें कोई एपीआई मिल जाती है, तो उसकी बैकएंड पे डेटाबेस क्या बनी हुई थी, किस तरह से बनी हुई थी, हमें उससे गर्ज नहीं है। हम एक पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट, पूरा सीआरएम या ईआरपी टाइप सिस्टम हम बना सकते हैं एपीआई के ऊपर बेस करते हुए। इसी तरह हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस जो होती हैं। सिर्फ हमें पता हो कि हमें डाटा मिल क्या रहा है और हमें कैसे मिल रहा है। इस तरह ये हमें पता चल जाए, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, या हम उसको किसी तरीके से रिट्रीव कर लें कि हमें जेसन फॉर्म में ये चीज़ मिल रही है, इसमें ये कीज हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं, तो हम उसके मुताबिक आगे डेवलपमेंट करते चले जाएंगे। अच्छा, मैं बल्कि मैं चाह रहा था कि आगे क्यों, लेकिन यहीं पे मैं थोड़ी सी और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ। एंड पॉइंट्स की बात अब चल गई है। अब ये एक्चुअली एंड पॉइंट्स ये हैं, इनको हम, ये हमारा ये जो है ना, ये देखें यहाँ पे एक एड्रेस है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल वैसे ये कंप्लीट यूआरएल एक साइड हो जाती है, एक यूआरएन भी होता है कंबाइन, जी हम इसको यूआरआई भी कहते हैं। जी। यूआरआई और यूआरएल से बनता क्या है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म, रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और यूआरआई का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब यहीं से आप देखें लोकेटर का, सर। आप सिमेंटिक जी। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स जी लोकेटर। या यहाँ पे देखें लोकेटर का मतलब क्या है, लोकेट करना, लोकेट करने वाला। और रिसोर्सेज क्या है? अब रिसोर्सेज आपका डाटा होता है। ठीक है, तो जो एंड पॉइंट्स है ना, इनफैक्ट एंड पॉइंट्स क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स या तो रिसोर्स का, यहाँ पे देखें, एक पर्टिकुलर रिसोर्स का तक कन्फाइन रखते हैं। बुक्स है, आपको सिर्फ बुक्स का ही डाटा मिलेगा, या बुक्स की जगह पे कोई फंक्शन भी हो सकता है, आप उसी फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स इनफैक्ट ये होते हैं, ये लिमिटेशंस होती हैं कि आप सिर्फ उसी रिसोर्स को
या उसी आप फंक्शन को यूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक एंड पॉइंट दिया हो यहाँ पे बुक्स का, और आप ऑथर्स पे जाना चाहें, तो आप ऑथर पे नहीं जा सकेंगे अनलेस एपीआई ने उसको अलाउ ना किया हो। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा रेहान भाई, एक चीज इसमें मजीद ये भी बता दें कि पोस्टमैन हम सिर्फ सीख रहे हैं और एपीआई को समझने के लिए सीख रहे हैं, ये इसके अलावा बहुत सारे टूल्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। जी इस पर भी बिल्कुल। थोड़ा सा बता दीजिए, जी मतलब जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि सिर्फ पोस्टमैन को ही हम यूज करें। अच्छा, पोस्टमैन के ऊपर आते हैं। पोस्टमैन के मतलब हमें ये हम एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एपीआईज। हम डिफरेंट टेस्ट इसमें उनकी कलेक्शंस बना सकते हैं, और आगे आप देखेंगे कि हम अपने हम सारी जो एपीआई की टेस्टिंग है उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट भी एक्सट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं। हम रेस्टफुल एपीआईज की जब बात कर रहे थे ना, तो रेस्ट जो आर्किटेक्चर है उसमें एचटीटीपी के जो मेथड्स हैं वो गेट, पोस्ट, पैच या पुट, दो डिफरेंट, इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट हैं, और डिलीट। ठीक है, हम इन्हीं को यूज करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर मैं ब्राउजर पर वापस आऊं ना, आप जब भी कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं google.com यहां पे लिखता हूं, तो क्या होता है, मैं हूं क्लाइंट। मैं इनफैक्ट गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जाती किस तरह से है, ये गेट मेथड के थ्रू जाती है। गेट मेथड के थ्रू मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या हुआ, गूगल के सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, और मुझे रिस्पॉन्स में HTML फाइल्स, CSS फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो हैं वो मुझे भेज दी। मेरे ब्राउजर ने उसको क्या किया, उसको पार्स किया, और मुझे ये एक वेब पेज शो हो गया। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स है जो गूगल सर्वर की तरफ से आया, वो रिस्पॉन्स में क्या था, मेरे पास HTML फाइल थी। तो ये ऑलरेडी हम काफी डिटेल में इसको हमने पढ़ा भी है। तो इनफैक्ट गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर को जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाए, हम अपनी एपीआई पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेहान भाई, स्टेटस चेक करेंगे जी। जो अभी आप एग्जांपल दे रहे थे ना गूगल वाली, उसी के अंदर ये एक चीज अगर ऐड कर लें। जी जी, आप वो बताएं बताएं। जी गूगल वाला टैब ओपन करें। जी अच्छा, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाए ना जरूर, ब्राउजर के। इसको अगर आप नीचे करें, मतलब यानी इसके नेटवर्क पे जाना है आपने, अभी एलिमेंट्स पे है ना। जी, हाँ, यहाँ पे अभी अभी इसको रिफ्रेश कर लें पेज को। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर ना 200 वाला आपके पास कोड आया होगा। ये सबसे, हाँ जी, पहला इस पे डबल सॉरी। क्लिक करें। हाँ, ये बेसिकली यहाँ पे भी मतलब हमें समझ आ रही है कि HTTPS का जो www.google.com, ये रिक्वेस्ट URL, और हमारा ये मेथड है गेट का। और स्टेटस कोड जिसकी तरफ अभी आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वो 200 ओके स्टेटस कोड भी हमें मिल रहा है। मतलब ये तीन जो ऊपर वाली लाइन है, ये हमारी अभी आप डिस्कस करने जा रहे हैं। जी और बिल्कुल। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, बगैर पोस्टमैन के भी हमें पता चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हम जो गेट गेट रिक्वेस्ट है वो पोस्टमैन के बगैर मतलब ब्राउजर से भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है इसकी पोस्ट वाली वो हम नहीं कर सकते ब्राउजर से। वो उसके ऊपर भी आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस लिंक को। इस लिंक को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे अपना मेथड सेलेक्ट किया गेट, और फॉरवर्ड स्लैश स्टेटस में करता हूँ, और इसको मैं सेंड करता हूँ। अब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, अब देखें मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया है सर्वर का। एक तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, स्टेटस 200 ओके। 200 की, 2 की सीरीज के साथ जो स्टेटस कोड आपको शो होते हैं वो ओके से रेलेवेंट होते हैं, मतलब वो ठीक होते हैं। और इसने हमें भेजा क्या है,
यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स इसका क्या आया है, स्टेटस ओके का, यानी इसने हमें जेसन फॉर्मेट पे डाटा भेजा है, जिसमें एक जो प्रॉपर्टी है वो स्टेटस है और उसकी वैल्यू है ओके की। ठीक है, अब हम ना इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा और टाइम काफी लग जाएगा, कि जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो उसमें हेडर्स होते हैं, लेकिन हम साथ साथ जितना जरूरत होगी उतना देख लेंगे। ठीक हो गया। अगर हम इस रिक्वेस्ट की हम देखें, जब हमने रिक्वेस्ट की तो उसमें कुछ हेडर देखें, कैशे कंट्रोल, नो कैशे, उसके बाद पोस्टमैन टोकन, कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट, पोस्ट कौन है इसमें, पोस्टमैन, रन टाइम, यूजर एजेंट है, एक्सेप्ट और जी जिप इसमें इनकोडिंग यूज हो गई है, कनेक्शन, कीप अलाइव। तो ये हेडर की कुछ चीजें जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी यहां रेहान भाई, जी क्वेश्चन। जी जी। ये जो पोस्टमैन है सिर्फ इसे हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे या ऐसे वीएस कोड में इंटीग्रेट करके हम कोड करेंगे? यार ये उसके बारे इसकी में। ना वीएस कोड की एक्सटेंशन भी है। ठीक है, और इस एक सीएलआई टूल है न्यूमैन के नाम से, हम उस अपनी एक कलेक्शन क्रिएट करते। अब वो बात है फिर आगे चली जाती है, आप बहुत आगे जाते हैं। वो हम कलेक्शन क्रिएट करके अपने टेस्ट क्रिएट करके उसको ऑटोमेट करके न्यूमन के थ्रू हम अपनी एपीआई की टेस्टिंग जो है ना वो ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। और इसकी अच्छा, रेहान भाई एक और चीज के पोस्टमैन हम क्यों यूज करते हैं, जो भी एपीआई वगैरह होती है तो उसमें जो भी डाटा है जो हम यूज करना चाहते हैं, तो और जो वो एपीआई है उसमें हमारी जो जरूरत है डाटा उसमें कम है वो उस एपीआई में, तो तब हम ये यूज करते हैं पैच वगैरह का ऑप्शन, ये पोस्ट यार वगैरह का। देखो, आप जब भी आपने फॉर एग्जांपल आप अपनी भी एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो जी आप जी। उसकी भी फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए एपीआई यूज करते हो ठीक है। अपने कोड में। ठीक है। ठीक अब है। आप वो एपीआई कैसे बनानी आपको ही पड़ेंगी, वो बनी बनाई तो नहीं आएंगी। आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको एपीआई भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है। ठीक है। तो एपीआई बनाने के बाद आप उसको टेस्ट तो करोगे ना कि ये सही काम कर भी गई है या नहीं कर रही। ठीक है। ठीक है, सही। आपने एपीआई का रिस्पांस भी देखना है। आप आगे, आप थोड़ा सा आगे चले ना तो हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है रानी, थैंक यू। अब सबसे पहले तो हमने एक स्टेटस की हमने रिक्वेस्ट भेजी। अच्छा, साथ साथ ना मैं एक और काम भी करता हूं ताकि आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आए, देखें क्या कह गया, क्रिएट न्यू कलेक्शन। अब मैं सिंपल बुक्स एपीआई यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक इसकी कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, न्यू कलेक्शन एक क्रिएट करता हूं, इसका नाम मैं देता हूं सिंपल बुक्स एपीआई। ठीक है, और यहां पे आके, ओहो, एक मिनट, न्यू कलेक्शन, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हमारी वो हम बना रहे थे क्रिएट होगी, इसको मैं इसी को यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम की ऑप्शन यहाँ से, यहाँ पे सिंपल बुक्स एपीआई। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरी देखें ये स्टेटस की रिक्वेस्ट है ना, ये मैंने सेव कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको, सिंपल बुक्स एपीआई में, यहाँ पे इसमें मैं ये सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है ये सिंपल बुक्स एपीआई में सेव हो गई है। एक किसी का क्वेश्चन है? जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो कलेक्शंस है ये एज अ फोल्डर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये इसमें बिल्कुल आप फॉर द टाइम बिंग ये आपका एक फोल्डर है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लें कि हम अपने तमाम जो रिक्वेस्ट हैं वो इसमें सेव करें, और इसके बाद इस फोल्डर को हम, यहाँ पे देखिएगा आप, हम इस कंप्लीट बजाय इसके कि इंडिविजुअल टेस्ट को हम रन करें, हम पूरी कलेक्शन को भी रन कर सकते हैं, और इस कलेक्शन को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं,
और आगे हम जो न्यूमैन का CLI टूल की बात कर रहा था, उसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन को रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको फॉर द टाइम बीइंग यही समझें कि ये तो एक यूजुअल फोल्डर है। प्रैक्टिस यूजुअल प्रैक्टिस यही है कि हर प्रोजेक्ट की एक नई कलेक्शन बनेगी। अ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एक प्रोजेक्ट की APIs की करते हैं, आप एक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक कलेक्शन उसकी बना लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है कि आपका ऐसा एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आप हर मॉड्यूल्स की सेपरेट कलेक्शन भी बना सकते हैं, उनकी APIs, उनकी सेपरेट कलेक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, Thank you. और ऐसे ओके। काइंडली बाद में मुझे बता दीजिएगा ये एनवायरनमेंट बनाते हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, किसी को समझ आई है थोड़ा? एनवायरमेंट्स, कलेक्शंस के नीचे एनवायरमेंट्स है, इसका क्या मतलब है? ये किस अच्छा, लिए यूज होती है? यहाँ पे देखें, हमारे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट है, कलेक्शन के भी हैं। ग्लोबल्स में हम आगे इस पे चल के बात करेंगे, आगे चलते हैं इस पे। ओके। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला हमने देखें, एक रिक्वेस्ट थी हमारी स्टेटस की, हमने स्टेटस चेक कर लिया। अब दूसरी हमारी है लिस्ट ऑफ बुक्स। हम लिस्ट ऑफ बुक्स चाह गए, हम लिस्ट ऑफ बुक्स चाह गए। रिटर्न्स ये क्या करता है? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। इसमें ऑप्शनल क्वेरी की भी आगे देखेंगे। अब इसमें एंड पॉइंट हमें गिवन है बुक्स का। वापस आते हैं, यहाँ पे स्टेटस की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बुक्स। ठीक है, अब वैसे मैं इस रिक्वेस्ट को मुझे न्यू बनाना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे हमारे पास जितना बुक्स का डाटा है वो आ जाएगा। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, अच्छा मैं रेहान भाई, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, डुप्लीकेट जी। अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, तो कि भाई हम पोस्टमैन को क्यों यूज कर रहे हैं और हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, शायद इस तरह से क्वेश्चन था। यही जो हम्म अभी आपने ये बुक्स वाला किया ना, ये मैंने चैट में भेजा मैसेज, उसको हम अगर ओपन करें अपने ब्राउजर में, डाटा हमें यही मिलेगा सारा, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो इसलिए भी हम मतलब पोस्टमैन को या इस जैसे किसी एपीआई टेस्टिंग टूल को हम यूज करते हैं कि यहाँ पे हमें डाटा समझ आ जाती है कि क्या हमारे पास आ रहा है। और अगर हम डायरेक्टली उसको अप्रोच करते हैं तो हमें समझना फिर थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है। वो आप एक दफा वो भी दिखा दें, वो मैंने लिंक भेजा चैट के अंदर, वो भी दिखा दें ताकि जो है ना वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक मिनट में इसको, ओके, इस नेम में खोल देते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया आपके पास डाटा। तो खैर, आपके पास तो बड़ी खूबसूरत काम में आ रहा है। हमारे पास हमारे पास जो है वो इकट्ठा आ रहा है सारा। ये शायद अच्छा, कोई टूल वगैरह आपके पास इंस्टॉल है इस तरह का, मेरे किसी ख्याल से वो सॉफ्टवेयर वाले। जेसन की हाँ। एक्सटेंशन आप, इंस्टॉल हुई हुई है, तो मेरे पास इस जो आ वजह, रहा है ना वो तो बिल्कुल जो एक ही है आपके उसमें एक ही गो में आ गया होगा। एक ही रो में सारा आ रहा है जी। हाँ। ये सर जेस जेसन की कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है, मुझे याद नहीं है। हाँ, शायद। जेसन फॉर्मेटर के नाम से। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। सही। चलें आगे चलते हैं। अब दूसरा हम जी। क्या करें, हम इसमें यूज कर रहे हैं बुक्स का एंड पॉइंट। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मेरा URL है वो सेम रह गया है। ठीक है, अब मेरा आगे एंड पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, तो बार बार मैं इस URL को लिखूंगा। एक काम ये भी हो सकता है कि मैं इसको, यहाँ पे देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऊपर एक ऑप्शन आई है सेट एज वेरिएबल। मैं इसको एज अ वेरिएबल भी सेट कर सकता हूं, तो इसको एज अ वेरिएबल सेट करते हैं, सेट एज न्यू वेरिएबल। ठीक है, नेम इस वेरिएबल का मैं दे देता हूं बेस URL। ठीक है, और इसका स्कोप क्या रखना है? इसका हम स्कोप रखेंगे, यहाँ पे देखें एनवायरमेंट्स, चलें उस, हम मैं सिर्फ इसको कलेक्शन के लिए करता हूँ, कलेक्शन में। ठीक है, कि मुझे ये कलेक्शन में चाहिए, मैंने इसको सेट कर दिया, सेट एज वेरिएबल। अब आगे आप देखेंगे कि हम इसी बेस URL को एज अ वेरिएबल यूज करते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारी कलेक्शन भी क्रिएट होगी, यहाँ पे हमारे पास बुक्स भी आ गई। अब ये अगेन गेट रिक्वेस्ट जाएगी,
ये सर्वर को गेट रिक्वेस्ट जाएगी, हम क्या कह रहे हैं, हमें बुक्स का तमाम जो बुक्स का डाटा है वो प्रोवाइड कर दो। ये देखें यहां पे बुक्स का डाटा आ गया, किस फॉर्म में, हमने ये काफी बार बात कर चुके हैं कि मोस्टली जो डेटाबेस से डाटा आता है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक एरे है, यहां से एरे स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ये डाटा है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये जेसन फॉर्म में है, ये जेसन फॉर्म में है। हम वो ऊपर इसको लिखा भी हुआ है वैसे। यहाँ पे, यहाँ पे तो जी उसको वो XML और उसमें ये देखें करें तो वो चेंज हो जाता है, HTML में करेंगे तो ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये जेसन फॉर्म में हमारे पास डाटा आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम उसके ऊपर जाते हैं, टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गेट अ सिंगल बुक। गेट अ सिंगल बुक, ओ सॉरी, ये हमें क्यूरी पैरामीटर्स हमने नहीं किए। यहाँ पे आते हैं ऑप्शनल क्यूरी पैरामीटर्स। अच्छा, क्यूरी पैरामीटर्स एपीआईज के ऊपर डिपेंड करता है, उनके डिजाइन पे। कुछ एपीआईज आपको कंपलसरी भी होते हैं क्यूरी पैरामीटर्स, आपको ऑप्शनल भी दिए जाते हैं। तो ये एपीआईज जैसे डिजाइन हुई हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है। अब यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर्स क्या है, हम टाइप भी इसमें कर सकते हैं, हम लिमिट भी कर सकते हैं, लिमिट अ नंबर बिटवीन 1 and 20, कि हमें कितनी बुक्स चाहिए या हमें कौन सी टाइप की बुक चाहिए। तो इसके ऊपर आते हैं हम वापस यहाँ पे, हम, अच्छा यहाँ पे देखें एक चीज, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे पैराम्स आपको टैब नजर आ रहा है, पैरामीटर्स, उसके नीचे ये क्यूरी पैरामीटर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने क्यूरी पैरामीटर्स दे सकता हूं, तो मेरे पास कौन कौन से हैं, मेरे पास एक टाइप का है, ठीक है, टाइप का हो गया। और यहाँ पे मैं अगर इसको, इसकी की, अब देखें यहाँ पे अगर हम डाटा की तरफ आए ना अपने, इसमें देखें एक टाइप प्रॉपर्टी है, की है, प्रॉपर्टी और की आप कह लें, की है, और उसकी वैल्यू क्या है, नॉन फिक्शन। तो मैं कीज को देता हूं टाइप, और वैल्यू क्या मैं देता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, नॉन फिक्शन। तो ये क्या करेगा, अब जब मैंने ये टाइप की और वैल्यू प्रोवाइड की यहाँ पे, तो ऊपर देखें मेरा यूआरएल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि पैरामीटर्स और टाइप इज इक्वल टू नॉन फिक्शन आ गया। अगर मैं ये यहाँ पे क्योंकि पैरामीटर्स जहां नहीं लिखता, मैं ऊपर ये लिख देता हूं तो भी मेरा यूआरएल काम करेगा। अब मैं डाटा को सेंड करता हूं, तो आप पहले मुझे बताएं कि हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या कौन सा डाटा आना चाहिए। सर नॉन फिक्शन वाला। हमारे सर पास इसमें सब जितनी बुक्स नॉन आएंगी फिक्शन बिल्कुल, वाले जो है वो जिनकी सारे टाइप बिल्कुल नॉन फिक्शन होगी हमारे पास वो आ जाएगी, हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास नॉन फिक्शन की 2 ही बुक्स हैं, सही, हमारे पास ये आ गई। और अगर मैं इसको फिक्शन कर देता हूं, तो फिक्शन वाली जो है हमारे पास वो आ जाएंगी, हम इसको फिक्शन में चेंज करते हैं। तो फिक्शन की देखें हमारे पास 4 बुक्स हैं, तो वो सिर्फ फिक्शन आ गई है, उसमें कहीं पे नॉन फिक्शन नहीं आ रहा। ऐसे ही है जैसे हम डेटाबेस पे क्वेरीज लगाते हैं बिल्कुल कि ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने बात की थी ना, डेटाबेस से ही ये डाटा आ गया ना, जी, वो ये एप्लिक जिस सिम, जी जी, डेटाबेस से ही डाटा आ रहा है, फिल्टर्स लगे हैं बेसिकली। हम लिमिट भी कर सकते हैं, लिमिट 1 and 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख, अच्छा एक चीज का ख्याल करना है, यहाँ पे उसने हमें लिमिट स्मॉल एल से दी है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्मॉल एल से ही लिखूंगा। ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि पैरामीटर्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मैं लिमिट कर देता हूं, मुझे एक ही आए, और मैं इस टाइप को फॉर द टाइम बिंग मैं अनचेक कर देता हूं, ताकि मेरे पास तमाम आ जाए। मैं इसको सेंड करता हूं तो देखें मेरे पास सिर्फ एक ही बुक आई है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही बुक आई है। अगर मैं इसको यहाँ पे कैपिटल एल के साथ लिमिट करता हूं, तो मैं सेंड करता हूं,
तो मेरे पास वो देखें, ये वाला क्यूरी पैरामीटर काम ही नहीं किया। आप ऊपर से भी यहां से देखें, एक कैपिटल एल के साथ उसने भेजा है। यहाँ पे क्यूरी जो भेजी है कैपिटल एल के साथ भेजी है। तो मैं इसको वापस करता हूँ लिमिट, और इसको मैं यहाँ पे इसको अनचेक करता हूँ, और टाइप को मैं कैपिटल टी के साथ करता हूँ। टाइप फिक्शन आनी चाहिए हमारे पास, देखते हैं, लेकिन स्टिल नॉन फिक्शन भी आ गई है। तो इससे क्या हमने सीखा कि आपके जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं, एपीआई आपको, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज मिलेगी आपको कि आपने कौन से क्वेरी पैरामीटर्स यूज करने हैं। तो आप वही वाले यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें वो केस सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो यहां पे हमारा रिस्पांस आ गया। मैं इसको जब सेव करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली जहां तक हमने किया है वो सेव हो जाएगा। ये टेस्ट मेरा यहाँ पे ये मेरी रिक्वेस्ट सेव होगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हेलो, ये, मेरी आवाज आ रही जी है? सर, इसमें काइंडली एक चीज ये बताइएगा, जैसे आपने एक की सिलेक्ट की, तो जैसे डेटाबेसेस में हम सम टाइम क्यूरी करते हैं तो एक से ज्यादा कीज भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे तो अभी दो दो हैं, एक फिक्शन है, एक नॉन फिक्शन है। फर्स्ट करें, यहाँ पे अगर 4 या 3 होती हैं तो हम उसमें से 2 या 3 सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल क्यूरीज। सर वो उसमें ना अगेन वो एपीआई की ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। वो ठीक है। एपीआई वो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चलेगा कि आप मल्टीपल क्यूरीज सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इस केस में वैसे अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो इनफैक्ट हम यहाँ पे देखें एंड लगा के, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, चले एक ट्राई करते हैं, लिमिट को मैं खत्म करता हूँ, एंड की जगह पे ना, बल्कि यहीं पे ऐड कर लेते ना, एंड की जगह मैं दोबारा से टाइप करता हूँ, टाइप इज इक्वल टू नॉन फिक्शन कर लेते हैं। अब मेरे पास दोनों आनी चाहिए। इनवैलिड वैल्यू फॉर क्यू की पैरामीटर। अब इसके रीजन क्या है? इसके रीजन ये है कि ये ऑप्शन हमें, एपीआई जब डिजाइन हुई तो ये ऑप्शन नहीं दी गई। हमें यहां पे देखें लिखा हुआ टाइप फिक्शन और नॉन फिक्शन। अब जैसे अगर मैं वापस जाता हूं, इसको इधर आ जाता हूं, देखें वापस कर देता हूं, लिमिट के केस में मेरा काम कर रहा है, लिमिट के केस में ये काम कर रहा है, तो नॉन फिक्शन के केस में भी करना चाहिए था। लेकिन नॉन फिक्शन के केस में क्यों नहीं काम किया? क्योंकि एपीआई ने अलाउ नहीं किया, एपीआई डिजाइन ही नहीं हुई वैसे। ठीक हो गया? जी, क्लियर? क्लियर है। वो मैसेज में भी लिखा हुआ आ रहा है, मस्ट बी वन ऑफ फिक्शन और नॉन फिक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं गेट अ सिंगल बुक। गेट अ सिंगल बुक, अब इसके लिए हमें क्या दिया है? हमें पाथ दिया हुआ है। यहाँ पे आते हैं दोबारा, इसको पहले मैं कर लेता हूं। अच्छा, अभी जितनी भी हम, ये थर्ड वन भी हमारी क्या होगी? ये गेट रिक्वेस्ट ही होगी। इसको मैं रीनेम कर लेता हूं, गेट सिंगल बुक। और यहाँ पे वैसे आप देखें कि हमारा बेस जो अगल वो आ गया साथ। मैं ये क्यूरीज हटा देता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, ठीक है, और वहां पे क्या था, ऑर्डर। मैं वापस आता हूँ, देखिए अभी जैसे ही मैं ओ लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास पाथ वेरिएबल्स आ गए। ऑर्डर आईडी, मैं ऑर्डर आईडी लिखता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ गई? पाथ वेरिएबल्स की, कि मैं पाथ वेरिएबल्स भी दे सकता हूं। अब इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? इसको वेरिएबल की रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पे मैं वापस आते हैं, देखिए ये था हमारा रिट्रीव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ बुक। पोस्टमैन पे देखें हमारे पास, बल्कि वो पिछली उसमें था, इसको सेव, अच्छा, टाइप फिक्शन, ये क्यों उसमें आ गई है?
मैं 1 मिनट, इसकी तमाम बुक्स के वो लेके आती है ना, यहाँ पे हमारे पास बुक्स आ गई। अब यहाँ पे देखें, हर बुक का एक आईडी है हमारे पास, यहाँ पे आईडी, गौर से देखिएगा, ये आईडी है। और यहाँ पे बुक का आईडी दिया हुआ है 1। मैं ऑर्डर आईडी क्यों लिखा है, बुक आईडी था। ओके, चलिए मैं इसको चेंज कर लूंगा। अच्छा, हर बुक का एक आईडी है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं इसको पहले बुक आईडी कर दूं, कंफ्यूजन ना हो। हम इस बुक आईडी इनफैक्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। मैं बुक आईडी में देता हूं 3 देता हूं, तो क्या कहते हैं, क्या आना चाहिए मेरे पास रिस्पांस, मेरे सर आईडी पास। नंबर जी आईडी नंबर बिल्कुल, 3 की जो वो आ जाएगा। आईडी नंबर 3 की जो बुक है, द वैनिशिंग हाफ, ये वाली बुक मेरे पास आई जो आईडी 3 पे है, ठीक है। अब मैं अगर बुक आईडी की जगह, अब नाम से ही देखें, नाम से ही है पाथ वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं इसका, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, मैं इसको इस तरह से लिख लूं, बुक आईडी, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, बताएं। चलें, ये काम करेगा, बुक यहाँ पे ये काम करेगा। सेंड करते हैं इसको, देखें, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, मैंने वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकता हूं, उसकी वैल्यू एक्चुअल में डिपेंड करती है कि मैं क्या दे रहा हूं। अब मैं अगर इसकी वैल्यू 7 दूंगा ना, तो मेरे पास देखिए कुछ भी नहीं आएगा, नो बुक विद आईडी 7, क्योंकि टोटल 6 बुक्स ही हैं, जो डाटा है ना वो 6 बुक्स का ही है। अगर मैं इसको 6 करता हूं तो मेरे पास बुक आ जाएगी, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 6 नंबर वाली बुक आ गई। तो इससे क्या हुआ कि वेरिएबल डिपेंड नहीं करता। अच्छा, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम वैल्यूज भी यहाँ पे दे सकते हैं बुक आईडी की। ये पाथ वेरिएबल है, यहाँ पे 1 करूंगा फर्स्ट बुक आ जाएगी, 2 करूंगा सेकंड बुक आ जाएगी, ठीक है, 3 करूंगा तो थर्ड बुक आ जाएगी। यहां तक ये चीज क्लियर है, आगे चलेंगे फिर। जी जी सर प्लीज। जी सर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, सबमिट एन ऑर्डर। अच्छा, हमने, मैंने कहा था आपको एक एंड पॉइंट की ना आगे एक एग्जांपल भी दूंगा। एक एंड पॉइंट है और एक है एक्सेस, एंट्री पास, एक्सेस टोकन। देखें, नादरा का जो डाटा है, नादरा अगर अपनी एपीआई पब्लिक कर देगा तो आप और मैं भी उठा के किसी भी बंदे का डाटा देख सकते हैं, थंब इम्प्रेशन से, या कि सीएनआईसी से, अगर उसने सीएनआईसी प्रोवाइड किया हुआ है तो उससे हम देख सकते हैं, एंड पॉइंट प्रोवाइड किया तो एपीआईज में एंड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं और एक्सेस टोकन भी दिए जाते हैं। आप में से जो लोग सिनेमा में कभी जाके मूवी देखी हो तो आपको पता है कि सिनेमा में डिफरेंट हॉल होते हैं, हर हॉल में डिफरेंट मूवी चल रही होती है, ठीक है। लेकिन आप जिस मूवी की टिकट खरीदते हैं आपको उसी मूवी के हॉल में अलाउ किया जाता है। अच्छा अच्छा, उसमें देखें कि अब हम सिनेमा हॉल को ना एक एंड पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट हॉल है, आप उसी हॉल में जा सकते हैं, उसी एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं जो आपको अलाउ किया गया है, जिसका आपके पास एक्सेस टोकन है, ठीक है। तो इस केस में अभी देखें, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा वो सारी गेट रिक्वेस्ट भेजी थी। अब सबसे पहली जो है ना, सबमिट एन ऑर्डर, पोस्ट रिक्वेस्ट है एक। यहाँ पे देखिए, हमने जितनी भी पढ़ी गेट रिक्वेस्ट भेजी, उसमें हमने कोई डाटा, कोई अपनी तरफ से यहाँ पे सिर्फ क्वेरी पैरामीटर्स डाले या पाथ वेरिएबल्स डाले, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमने कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं की। तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं, इस, ये क्या था इसका नाम, सबमिट एन ऑर्डर। अब हमने जब ऑर्डर सबमिट करना है तो आप अपना क्या देंगे, नेम तो देंगे ना, डाटा तो देंगे कि किसके अगेंस्ट ऑर्डर सबमिट करें, ठीक है। तो
उसके लिए जो वो डाटा किस में देंगे, अब वो डाटा सर्वर को आप भेज रहे हो, तो इनफैक्ट आप पोस्ट कर रहे हो सर्वर के डाटाबेस में पोस्ट कर रहे हो, तो हम यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। अच्छा, ये अभी तक हमने गेट वाली जितनी भी देखी ये ब्राउजर से सारी आ सकती हैं। पोस्ट के केस में मैं आपको दिखाऊंगा कि पोस्ट के केस में हम नहीं, रिस्पॉन्स हमारे पास आता ब्राउजर के ऊपर। वापस आते हैं, पोस्ट के केस में क्या कहता है, अलाउज यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे मैं पहले करके दिखा देता हूँ ऑथेंटिकेशन के बगैर। बुक आईडी, इंटीजर रिक्वायर्ड, कस्टमर नेम, स्ट्रिंग। अब ये देखें, ये एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है, आपको सारा प्रोवाइड किया हुआ है। बुक आईडी आपने क्या करना है, हम अभी ऑथेंटिकेशन की उसको इग्नोर करते हैं, हम डायरेक्टली करके देखते हैं। वापस आता हूँ पोस्टमैन में, और इसका एंड पॉइंट देखें। अब एंड पॉइंट हमें डिफरेंट दिया हुआ है ऑर्डर्स के नेम से, तो हम सबसे पहले अपना एंड पॉइंट चेंज करते हैं। हम आएंगे ऑर्डर्स, ठीक है। और अब मैंने जब डाटा भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, तो हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट जो होती है उसमें हम बॉडी में भी देते हैं। जब हमने कोई डाटा हमने भेजना है क्लाइंट ने, तो वो क्या किसको किस तरह से भेजता है, बॉडी के थ्रू भेजता है। अब बॉडी के थ्रू, अब ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम किस फॉर्म में भेजेंगे, रॉ में जाएंगे, टेक्स्ट की जगह हम जेसन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना डाटा मैं डाल देता हूँ। अब फिर एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, यहाँ पे उसने बताया है कि बुक आईडी इंटीजर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूंगा तो ये मेरा काम नहीं करेगा, हम आगे इसको भी चेक कर लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, सेंड करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स क्या आया। अच्छा, 401 फोर से जो होते हैं ना, वो जो कोड्स होते हैं फोर के, जैसे 404 कोई रिसोर्स नहीं मिलता, 401 अनऑथोराइज्ड। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम ऑथराइज नहीं है डाटा पोस्ट करने के, मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। हमारे पास क्या है, हमारे पास टोकन नहीं है, एक्सेस टोकन। वापस एपीआई पे आ जाए, इसमें सबसे नीचे आ जाए, एपीआई ऑथेंटिकेशन। यहां पे देखें, अब हम यहां से अपना टोकन एक ले सकते हैं। उसके लिए एंड पॉइंट हमें दिया हुआ है एपीआई डैश क्लाइंट्स। मैं क्या करता हूं, एक इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं, इसको मैं रीनेम करता हूं। अच्छा, रीनेम यहां से भी कर सकते हैं आप, एक्सेस एक्सेस टोकन, ठीक है, ओके। टोकन ई रह गया, एन रह गया, उसको चेंज कर लेंगे। वापस आता हूं मैं, देखें ये मुझे दिया हुआ है एंड पॉइंट, मैं एंड पॉइंट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और जब आप टोकन एक्सेस करें तो आप कुछ डाटा भेज रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट या पोस्ट, बताएं कौन सा यूज करेंगे। पोस्ट मेथड। पोस्ट करेंगे। पोस्ट मेथड, बिल्कुल। अब पोस्ट मेथड में उसको क्या चाहिए, क्लाइंट नेम चाहिए जो स्ट्रिंग फॉर्म में हो, क्लाइंट का ईमेल चाहिए। यहां पे आ जाता हूं मैं, अगेन हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में मैं डाटा रिप्लेस करता हूं पोस्टमैन। अब इस ईमेल के ऊपर काफी सारे हो चुके हैं, कोई भी अपना ईमेल बता दें, gmail.com, और इसकी जगह हम कुछ भी यूजर नेम, ठीक सर है। अगर ये बॉडी में ना लिखें, वही उधर पैरम्स में भी लिखें तो हो जाएगा? नहीं नहीं, पैगम्स कोई और चीज है और ये डाटा कोई और चीज है, पैगम्स में नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये हम सेंड करते हैं। हमने ठीक की है, सारी चीजें ठीक है, ओके। यहाँ पे देखें मुझे रिस्पांस क्या आया, अगेन स्टेटस कोड देखें, 200 की सीरीज में 201 आया और मुझे एक्सेस टोकन मिल गया।
अब आपको एक चीज पता है, एक्सेस टोकन किस फॉर्म में आया है? जेसन फॉर्म में। और जेसन फॉर्म में स्ट्रिंग, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स तो स्ट्रिंग के लिए होते हैं। तो इनफैक्ट हमारा टोकन क्या है? हमारा टोकन यहां से यहां तक है। इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। अब ये हमने टोकन यूटिलाइज करना है। सबमिट एन ऑर्डर पे जाते हैं। अब यहां पे देखिए हमारा ऑर्डर सबमिट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि क्या था? मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। तो इसको हेडर में भी डाल सकते हैं यहां पे, लेकिन इसका ऑथराइजेशन में आए सिंपल तरीका, ऑथराइजेशन में आए हेडर से पहले थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बेगर टोकन, इसमें आए। यहां पे आपने क्या करना है? अपना टोकन पेस्ट कर देना है। टोकन मेरा पहले से टोकन एक था, उसमें मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, न्यू टोकन के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया। इसको मैंने कर लिया सेव। अब देखें, अब जब हम अपना, अच्छा थोड़ा सा हेडर में आके देखें, इसने क्या चीज ऐड की? हेडर में ऑथराइजेशन ऐड कर दी है और उसकी वैल्यू बेगर और आगे टोकन हमारा दे दी है। ऐसे ही है, ठीक है ना ये? जी सर। ओके। अब मैं इसको सेंड करता हूं तो हमारे पास यहां पे देखें 201 आया। ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया। हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया, उसका ये ऑर्डर आईडी आ गया। ये हमारे पास उसका ऑर्डर आईडी आ गया। अच्छा मैं एक, ओके, रीटी में ही रहते हैं। जी सर। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का है तो बता दे। मैंने ऑर्डर सबमिट करने के लिए मैंने पहले क्या लिया? टोकन लिया है। अब मैंने टोकन लिया है तो मुझे उसने अलाउ किया है डाटा भेजने के लिए, ठीक है। अदरवाइज उसने मुझे पहले अलाउ नहीं किया था। अब ये हमारा एक जॉन के नेम से एक ऑर्डर हमने क्रिएट करवाया है बुक आईडी 1 का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। कब तक अलाउ होता है? शेरहान भाई क्वेश्चन है, जी, ये जो टोकन हमने एक्सेस की है, ये सिर्फ टोकन उस क्लाइंट नेम और जो ईमेल दिया है उसके लिए है सिर्फ? क्लाइंट नेम और, ईमेल जो दिया है क्लाइंट नेम, हाँ जी, उसके लिए सिर्फ है ना एक्सेस टोकन हुए ये? अगर उसमें ईमेल हम चेंज करेंगे तो टोकन चेंज हो जाएगा? हाँ हाँ टोकन चेंज हो जाएगा फिर। नहीं, अगर आप ऑर्डर की बात करें, जी, पहले जो हम इससे पहले नहीं लिखा नहीं था ना नहीं, क्लाइंट देखिए नेम। ये ऑर्डर से रेलेवेंट ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो हमने स्ट्रिंग सारी लिखी है इसके हम्म, लिहाज से हमें टोकन मिला है ना। अभी इसमें हम ईमेल चेंज करेंगे टोकन चेंज हो जाएगा और? जी देखो रेहान जब, भाई वो, हाँ रेहान फिर भाई, तो डेफिनेटली आप जब हाँ उसको डिफरेंट ईमेल से देंगे तो वो डिफरेंट टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, अभी जो टोकन हमें मिल रहा है ये सिर्फ इस क्लाइंट नेम और इस ईमेल के लिए? हाँ इसके लिए, ठीक है। इसके लिए, इस क्लाइंट नेम और इस ईमेल के लिए डेफिनेटली। देखो जब आप ओपन एआई का टोकन लेते हो या किसी भी और एपीआई का टोकन लेते हो, आप अपने, आपके नेम और आपके ईमेल के अगेंस्ट बाइंड होता है ना वो, और वो आपके लिए होता है, कोई दूसरे ईमेल से तो वो नहीं होगा उसमें ना। अहमद भाई आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ एपीआईज ऐसा भी हैं कि वो सिर्फ एक्सेस टोकन को देखती हैं, वो बाइंड नहीं करती ईमेल के साथ। ऐसा पॉसिबल होता है? जी पॉसिबल होता है, लेकिन ये है कि मोस्टली जो है वो रिस्ट्रिक्ट ही होता है, यानी ईमेल के साथ बाइंड पब्लिकली। होता है। हाँ मतलब यानी, या ईमेल के साथ या किसी और तरीके से मतलब वो कर लेते हैं। इसकी एक थोड़ी सी ज़रा यानी मिसाल ये है कि जो आमतौर पे ना टूल्स मिलते हैं ऑनलाइन, जो ज़्यादा महंगे टूल्स होते हैं ना, वो बंदे दे रहे होते हैं ग्रुप बाय के अंदर इस तरह, तो वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने टोकन हमारा इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनके लॉगिन के ऊपर जो है ना वो टोकन बना होता है। यानी ये मैं का जो क्वेश्चन है मैं उनको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि जो ग्रुप बाय के अंदर टूल्स आमतौर पे मिलते हैं ना मार्केट के अंदर, उसमें आप टोकन उनका यूज़ कर रहे होते हैं इन मोस्ट केसेस। जी जी। और उसमें फिर ईमेल एड्रेस भी जो वो बताते हैं वो वाला यूज़ करना पड़ता है हमें। अच्छा चलें, एक क्वेश्चन आया चैट में, डू वी नीड ऑथराइज्ड ईमेल फॉर टोकन? डेफिनेटली। यहाँ पे ये देखें, ये सिंपल बुक्स एपीआई जो है ना, ये सिर्फ एपीआई की एक एग्जांपल दी हुई है, तो मैंने वो
कुछ भी यूजर नेम करके वो ईमेल की है, अदरवाइज आपका ऑथराइज्ड प्रॉपर ईमेल होगा तो वो। लेकिन वैसे वो एक और बात भी है, वो बंदा जो गलत ईमेल के साथ टोकन कौन बंदा लेगा, कौन देखिए बंदा खर्च रेहान भाई, करेगा। रेहान भाई बेसिकली हमें ये देखना चाहिए ना कि इसका असल यूज है क्या। जिस वक्त आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होते हैं, वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपके लिए टोकन जो है ना वो जनरेट होता है। लाइक ओपन एआई की जैसे आपने एग्जांपल खुद दी, चैट जीपीटी की आप दे रहे हैं, तो वहां पे आप अपने ओरिजिनल ईमेल के साथ ही रजिस्टर होंगे ना, ना कि किसी फेक ईमेल आईडी के बिल्कुल, साथ। मैं वही कह रहा हूँ, वो कौन बंदा होगा ऐसे जो फेक के साथ होगा, पैसे जाया करेगा अपने। सबमिट ऑर्डर हो गया था हमारा, कहाँ तक हो चुका है? गेट ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पे ऑर्डर्स का हमारे पास ये एंड पॉइंट है, ठीक है। अब गेट ऑल ऑर्डर्स, अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सा मेथड यूज होना चाहिए। विकेट मेथड होगा सर। हाँ जी। उसके नाम में ही लिखा हुआ पहले। क्या उसमें नाम है? हाँ जी, ऐसे ही। गेट ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपल देखें, वही ऑर्डर्स वाला है। हमारे पास तमाम ऑर्डर्स जो हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। और हम गेट से इसको वो करेंगे, सेव कर देता हूँ मैं। सिंपल है, बॉडी में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें मुझे चाहिए तो नहीं कुछ। सेंड करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्विकली चलते हैं, 1 घंटा हो चुका है, तो इसको खत्म करना है हमने। आगे आ जाए, गेट ऑर्डर्स बाय ऑर्डर आईडी, इसको भी देख लेते हैं। यहीं पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। नहीं, ऑर्डर बाय आईडी यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे देखें। अब ये तो आपने पहले भी किया है, ऑर्डर आईडी क्या है हमारे पास, हम ऑर्डर आईडी देख लेते हैं। ऑर्डर आईडी हमारे पास कहाँ पे था? ये आईडी आया ना हमारे पास, ऑर्डर वाला ये आईडी आया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और गेट ऑर्डर बाय आईडी, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? अब देखें, उसने फॉर्मेट में बताया हुआ है कि ये एज अ पाथ वेरिएबल यूज हो रहा है। आप ऑर्डर आईडी कोई भी लिखेंगे इसके आगे, तो आपको उस ऑर्डर की डिटेल्स आ जाएगी। ऑर्डर्स फॉरवर्ड स्लैश, मैं यहाँ पे ये ऑर्डर जो पिछले से उठाया है मैंने, ये वाला ऑर्डर आईडी ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एक तो ये तरीका वेरिएबल है ना, इस तरह भी कर सकता हूँ। देखें, जॉन के नेम से था, यहाँ पे देखें यही ऑर्डर है ना, जॉन के नेम से, तो उसी नेम से हमारे पास वो ऑर्डर आईडी आ गया। दूसरा इसका तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था हमारे पास, हमने इसको ऑर्डर, जैसे ही मैं ऑर्डर आईडी करता हूँ ना, तो मेरे पास नीचे यहाँ पे देखें पाथ वेरिएबल क्रिएट हो गया। मैं इसमें इसको कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सेंड करूंगा तो सेम मेरे पास वही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपडेट एन ऑर्डर। पैच मेथड यूज करना है हमने, और एक ऑर्डर को अपडेट करना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसी को हम रीनेम करते हैं अपडेट ऑर्डर। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं एक, बल्कि इसमें पैच और एक पुट है, दोनों है इसमें। काम ये सेम करते हैं लेकिन फर्क भी है इसमें। हाँ, अच्छा मैं उसका फर्क आपको बता देता हूँ। जो पुट है ना, पुट, आप जो भी रिसोर्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, आप वो कंप्लीट रिसोर्स देंगे, ये उस एग्जिस्टिंग कंप्लीट रिसोर्स को रिप्लेस कर देगा। जो पैच है ना, पैच में मैं आपको इसमें ना थोड़ा सा, आप आ जाए, आगे आ जाए ना, फिर इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये जब करेंगे ना फिर समझ आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें हम क्या, यहाँ पे हम सिर्फ जॉन, हम क्या करेंगे जब हमने ऑर्डर आईडी यहाँ से गया, पैच यूज करें ना, पैच का क्या था, सॉरी, इसमें हमारे पास अब ये सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर आईडी चाहिए था, यही वाला। इसको हमने करना है अपडेट, तो हम बॉडी में जाएंगे,
यहाँ पे देखिए पहले जॉन था, अब मैं दूसरा कोई नेम दे दूं ना, रेहान दे दूं, तो ये रेहान वाला अपडेट हो जाएगा। अब जो पुट वाली बात कर रहे थे ना, अगर तो मैं पुट यूज करता हूं ना, तो पुट में क्या होता है कि पूरा रिसोर्स मुझे देना पड़ता है। ठीक है, पुट में पूरा रिसोर्स देना पड़ता है। अब यहाँ पे बुक आईडी है, अगर मैं इसको खत्म भी कर दूंगा ना, मैं इसको खत्म भी कर दूंगा, तो ये मेरा फिर भी सिर्फ रेहान की वैल्यू को पैच के थ्रू अपडेट कर देगा। तो वो चीज समझ आ गई जो पैच और पुट का पूछ रहे थे। जी सर, जी सर। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मतलब हम पुट में वो सारी जो कुछ डालेंगे वो सारे ही उसमें ओवरराइट कर देगा। पुट में आपको जो कुछ नहीं, आपको पूरा रिसोर्स डालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने देखे जो वैल्यू चेंज करनी है मैंने सिर्फ वही डाली है पैच में। ठीक है, ठीक हो मैं गया। इसको सेंड करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टेटस कोड क्या है, नो कंटेंट, कंटेंट कोई भी नहीं आया क्योंकि मेगा अपडेट किया ना ऑर्डर 204, तो 204 सही है। अब मैं ये कर जेसन सकता हूँ। फॉर्मेट करें सर। हाँ जी, मैं इसी, जेसन फॉर्मेट। अच्छा, अब मैं इसी को ना कॉपी कर लेता हूँ, जो डुप्लीकेट कर लेते हैं हम। इसको नीचे ले आते हैं क्योंकि वहां पे भी मेगा था ना। यहाँ पे सेम अगर इसको मैं रन करूंगा तो किस नाम से आएगा। यहाँ पे देखिए नाम अपडेट हो गया रेहान का, पहले जॉन के नेम से था, अब रेहान के नेम से ये मैंने सिर्फ कस्टमर नेम अपडेट किया। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज आपको मैं और भी ऐड कर देता हूं यहाँ पे, कि आप ना रेहान की जगह आप इनके जो पोस्टमैन के फंक्शंस हैं कुछ, वो भी यूज कर सकते हैं। वो डबल एरो डालें आप, और डॉलर का जब साइन देंगे तो इस पे देखें फुल रैंडम, आगे था शायद रैंडम फुल नेम। अब ये क्या करेगा, हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना एपीआईज को, तो जॉन, रेहान, हम कोई भी रैंडम नेम देते हैं और उससे देखते हैं कि अपडेट होता है। मैं इसको सेव करता हूँ और सेंड करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको इसी ऑर्डर आईडी को गेट करता हूँ, इग्मा वेस्ट, देखें उसने एक रैंडम नेम दे दिया है। इसी तरह से एक को वो है, अब बाकी वो देख लेगी, देख लीजिएगा आप फंक्शंस। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है सबको। अब एक ही हमारा मेथड रह गया, डिलीट एन ऑर्डर, ऑर्डर डिलीट करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिलीट के लिए भी हमारा यहाँ पे देखें, डिलीट के लिए हमारा क्या यूज हो गया, डिलीट का मेथड यूज हो गया। ठीक है, हमारे पास इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। रेहान भाई किसी तरह इसकी आईडी चेंज कर सकते हैं ऑर्डर की? एक मिनट, अब बताएं क्या कह रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर आईडी की। चेंज कर सकते हैं? नहीं, जी। ऑर्डर आईडी तो देखिए हमें वहां से जनरेट होके आई है, हम नहीं चेंज कर सकते। हम नया ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑर्डर सर्वर, ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है सर्वर के थ्रू, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अब नया ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, आपको ऑर्डर आईडी चेंज, ये अगर आईडी आप, हर जो यूजर होगा उसकी यूनिक होगी ना, वो जी नहीं बिल्कुल चेंज। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, हर उसकी यूनिक होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, हम इसको क्या करते हैं, डिलीट पे कर देते हैं। और हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी चाहिए, डिलीट ऑर्डर्स के आगे हमें उसका ऑर्डर आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाए वापस, ये ऑर्डर आईडी। अच्छा, मैं ऑर्डर आईडी इस तरह भी दे सकता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी लिख सकता हूँ, तो इससे भी हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं, और इसके बाद डिलीट के बाद फिर एक बार इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा ना, तो इसको दोबारा से रन करेंगे, ताकि देखें इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट आया कि नहीं। अभी हमने डिलीट नहीं किया, सेंड किया मैंने, देखें नो कंटेंट, ये हो गया। तो इट मीन्स अब मेरे पास ये ऑर्डर
शो इसका ऑर्डर शो नहीं होना चाहिए, नो ऑर्डर विद आईडी दिस। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। ये हमने स्टेटस चेक किया। सबसे पहले मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटस चेक किया। स्टेटस हमारे पास क्या आया, ओके आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एंड पॉइंट यूज किया और उस एंड पॉइंट को गेट की रिक्वेस्ट भेजी। वहां से जो डाटा था, बुक्स का तमाम डाटा हमारे पास आया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक सिंगल बुक का डाटा लेना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखें, क्योंकि पैरामीटर्स यूज करके हमने बुक का लिमिट कर दिया। सिंगल बुक ले, अच्छा मेरे ख्याल से वो डुप्लीकेट हो गया। हमने सिंगल बुक लेनी है तो हमने बुक का आईडी यहाँ पे डाला, तो वो सिंगल बुक आ गई हमारे पास। फिर हमने ऑर्डर क्रिएट किया। अब ऑर्डर क्रिएट करने से पहले हमने यहाँ पे कहाँ था, एक्सेस टोकन पहले आता है हमारा स्टेप। ऑर्डर सबमिट करने से पहले हमें एक्सेस टोकन चाहिए था, ठीक है। तो हमने वो एक्सेस टोकन ले लिया। फिर हमने ऑर्डर सबमिट किया, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया। उसकी बॉडी में हमने अपनी डिटेल्स दी। फिर हमने तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो क्यूरी किए, वो गेट किए। वो एक ही ऑर्डर हुआ अभी। हमने ऑर्डर आईडी के थ्रू भी ऑर्डर गेट कर लिया। हमने पैच मेथड यूज करते हुए इसको बॉडी में इसका हमने नेम चेंज किया, कस्टमर नेम, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया हमारे ऑर्डर में, वो नेम भी चेंज हो गया। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, हम रैंडम नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर डिलीट किया और उस डिलीट कंफर्म किया यहाँ पे कि वो ऑर्डर डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। चलें अब ना थोड़ा सा कुछ काम और करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज, यहाँ पे टेस्ट पे आ जाते हैं। देखिए अभी तक हमने जो जो थे ना, ये कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट किया था, ठीक है। हम यहाँ पे टेस्ट भी लिख सकते हैं। अब ये जो हम आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन की तरफ, और ये जितना भी हमारा जितना हो सका ना हम उतना करेंगे। बाकी मैं आपको ना वो वीडियो शेयर कर दूंगा। जितना हमने पढ़ चुका है आपको उसके मतलब आप आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, होपफुली कर लेंगे सब। कहाँ पे थे हम, टेस्ट पे आ जाएंगे। तो इसके ना हम टेस्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका, अच्छा ये जो कोड है ना, ये कोड किस उसमें होता है, ये जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे कोड हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको टेस्ट स्निपेट्स, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें से एक टेस्ट है सेट स्टेटस कोड, कोड इज 200, ठीक है, या ओके वाला है कोई। अच्छा यही देख लेते हैं, स्टेटस कोड इज 200, यही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे ये जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करके दे दिया। अब यहाँ पे कोई बता सकता है ये पीएम डॉट टेस्ट और ये क्या चीज है। अच्छा जो मुझे समझ आई है ना, देखिए पोस्ट पीएम से तो पोस्टमैन होता है, ठीक है। टेस्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, एक अपना मेथड जनरेट किया हुआ है। पीएम की इन्होंने कोई क्लास बनाई होगी, टेस्ट इन्होंने उसका मेथड जनरेट किया होगा, और उसके अंदर वो क्या मेथड करता है, एक तो हमें बताता है स्टेटस कोड इज 200, ये वेरिएबल है हमारा, इस कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा पैरामीटर वो क्या लेता है, फंक्शन लेता है, ठीक है। ये फंक्शन एगो फंक्शन भी हो सकता है। और वो चेक क्या करता है, पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट हैव डॉट स्टेटस 200। अगर तो स्टेटस 200 है तो वो टेस्ट को क्या करेगा, पास कर देगा, अदरवाइज वो टेस्ट को फेल कर देगा। तो यहाँ पे देखें, हम टेस्ट पे जाएं, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको सेंड करता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये स्टेटस कोड आ गया। अगर यहाँ पे देखें आप, मैं टेस्ट रिजल्ट्स पे जाऊं ना, तो यहाँ पे मेरे पास पास स्टेटस कोड इज 200 पास आ गया। ओके, चैट में कह रहे हैं इसको रिपीट कर दें। देखें ये हमने वन बाय वन सारी रिक्वेस्ट जो है ना वो ऊपर कर ली, ठीक है। अब मैं इसको ना ऑटोमेशन चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि
मैं अपने जितने भी टेस्ट है ना इनको ऑटोमेट करूं, मैं CLI के थ्रू इनको, मैं एक बार तो नहीं रन करना, मैं बार बार रन कर सकता हूँ। तो मैंने उसके लिए पहले सब एक कलेक्शन बनाई थी, उसमें अपने टेस्ट लिख लिए सारे। ठीक है, रिक्वेस्ट ये ऐसे लिख ली। अब मैं टेस्ट क्या है जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू भी लिख सकता हूँ। तो मैंने कोड इसका उठाया है, स्टेटस कोड इज 200। ये कोड स्निपेट में से इन्होंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है ये कोड, वही मैंने उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया इसमें। रेहान भाई, मैंने इसको सेंड किया तो जी। इसमें जो ये थोड़ा इसका बना हुआ है कोड सा, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है ना, जब इसका फंक्शन बना हुआ है ये ट्रू होगा, तो तब पहले वाला वो जो स्ट्रिंग है वो जब जो है। जी स्टेटस 200 होगा ना, देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेटस क्या आ गया, 200। 200। 200 आ गया ना स्टेटस कोड, जी जी। बॉडी में इसमें आ जाए। स्टेटस क्या आ गया इसमें ओके आता है। ओके। यहाँ पे स्टेटस कोड आते हैं ना, 200 आता है। तो जी जी। स्टेटस कोड जब 200 आएगा, तो तब ये टेस्ट को क्या करेगा, पास करेगा। ये इसने अपनी कोड कोड किया हुआ है। जब कंफ्यूजिंग आपको नहीं नहीं, लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब फंक्शन है वो ट्रू होगा तो पहली वाली स्ट्रिंग जो है वो सामने जो है कंसोल हो जाएगी। अच्छा एक काम करते स्टेट हैं, एक इसको, ये। मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ, तो अब टेस्ट फेल होगा। अब 200 स्टेटस कोड नहीं आया, कोड स्टेटस कोड क्या आया, फोग फोग। तो जब फोग फोग नहीं आया तो ये टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, स्टेटस कोड इज 200, ये हमारा उसका था, इसका ये ठीक है हमारे ठीक है। टेस्ट का वो है, स्टेटस कोड इज 200। उसके बाद ये बता गया कि असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव अ स्टेटस कोड 200 बट गॉट फोग फोग। ठीक है ठीक है, ठीक समझ है, गया। ओके। मैं आ गया दोबारा से सेंड पे, इस पे दोबारा किया मैंने। अब देखिए मेरा स्टेटस कोड 200 आ गया है। ठीक हो गया। अब यही टेस्ट को देखें, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आ जाए, लिस्ट ऑफ बुक्स पे आ जाए, इसके टेस्ट पे जाता हूँ। इसका ये भी गेट का मेथड था, इसका भी 200 मेगा रिस्पॉन्स आता है। मैं यही इसमें कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको चला के भी देख लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, चला के देखते हैं। टेस्ट मेगा आ गया है, और अगर मैं इसको करूँ तो ये बुक से मेगा ठीक है, यानी मेगा टेस्ट काम कर रहा है। ओके, गेट सिंगल बुक। सिंगल बुक के केस में क्या आता है, 200, यही मेगा चलेगा। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं, चला के देख लें, यही आया हमारे पास, पास हो गया। एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन के केस में 201 आता है। टेस्ट में जाएं, उसमें पेस्ट करें। अब स्टेटस कोड इज 201, यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, 201। अगर मैं 200 ही करूंगा तो वो मेरा हमेशा फेल होता रहेगा टेस्ट, तो मुझे 201 ही करना है। अब अच्छा, वैसे हमने एक दफा टोकन लिया हुआ है, वो कहेगा ऑलरेडी, तो वो हमें, ये हमारा फेल ही होगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, API क्लाइंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अ डिफरेंट ईमेल। ठीक है, मैं इस टेस्ट को ना बाईपास भी कर सकता हूँ, वो उसका अच्छा उसका तरीका एक है। इससे जो पिछला टेस्ट है ना, ये बार बार हमें तंग करेगा, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ। पोस्टमैन आ गया, डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो होपफुली ये उसमें हमारा जब ऑटोमेट करेंगे तो पास हो। अभी इसको करना नहीं चाहिए, वैसे अभी नहीं करना चाहिए, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एक्सेस टोकन सबमिट ऑर्डर के केस में देखें, यही कॉपी करता हूँ। सबमिट ऑर्डर के केस में हमारे पास 201 आता है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 201 करना होगा। ठीक है, सेव कर देता हूँ। गेट ऑर्डर, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 200 चाहिए, तो इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे गेट ऑल ऑर्डर्स, यहाँ के टेस्ट में यही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी सेव कर दिया। अब मेरे पास बहुत सारे टैब ओपन हुए, मैं इसको भी बंद करके दोबारा फिर वन बाय वन खोल खोल लेंगे। इसमें भी ये हमारे पास 200 आ गए, 200 चाहिए, सेव कर देते हैं। अपडेट ऑर्डर के केस में हमारे पास आ रहा है 204, यहाँ पे हम 204 कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये कोड अपना सब में अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे
भी 200 आएगा। इसको भी सेव कर लेते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? यहाँ पे 204 आएगा। हम जा गए ऑटोमेशन की तरफ। अब यहाँ पे तो 200 आना है। अच्छा, यहाँ पे 404 आना है, क्योंकि ये हमें ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, 200 नहीं आना चाहिए ना। 404 वैसे ये लिख लेते हैं 404, क्योंकि ऑर्डर हम यहाँ पे डिलीट कर गए हैं ना, तो इसको दोबारा से चेक करें तो नहीं आना चाहिए। सेंड करते हैं। टेस्ट पास हो गया, देखिए उसमें भी होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे टैब बंद करता हूँ और इसमें दोबारा से स्टेटस में आता हूँ। अब कुछ ऑटोमेशन हम मजीद करते हैं। अच्छा, आप ना ये जैसे यहाँ पे टेस्ट बनाया ना, अपना टेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इसका वो नहीं है। स्टेटस कोड में अब हम कुछ और वेरिएबल सेट करेंगे। स्टेटस में मैं सिंपल सिंपल स्टेटस दे रहा हूँ तो आ रहा है। बुक्स के केस में भी कोई मेरे पास नहीं आ रहा। बुक्स के केस में मेरे पास सारी बुक्स आ गई है ना। इसको सेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी बुक्स आ गई हैं, ठीक है। गेट सिंगल बुक के केस में भी ये हो जाएगा। एक्सेस टोकन को हम नहीं करेंगे, सबमिट एन ऑर्डर। अब जब मैं ऑर्डर सबमिट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ना हम सबमिट एन ऑर्डर, यहाँ पे हम ऑर्डर सबमिट कर गए थे और हमारे पास ऑर्डर सबमिट, इसको जरा चलाते हैं ना। ऑर्डर सबमिट होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर आईडी आता है। अच्छा, इसमें ना अब देखें हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, रिस्पॉन्स आ गया है। अब इस रिस्पॉन्स को मैं जो इसका ऑर्डर आईडी है, अब यहाँ पे देखें हम आगे इस ऑर्डर आईडी को कितनी जगह पे यूज करें, यहाँ पे भी यूज करें, यहाँ पे भी यूज करें, यहाँ पे भी यूज करें। तो मैं इस ऑर्डर आईडी को भी एक वेरिएबल में डाल सकता हूँ। इसको एक वेरिएबल में मैं डाल सकता हूँ और यहाँ से आई थिंक यहाँ से ऐड करूंगा ना ग्लोबल वेरिएबल्स में, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐड करूं, वेरिएबल का नेम दूं ऑर्डर आईडी, ठीक है। और टाइप इसकी क्या है, नहीं सीक्रेट नहीं चाहिए हमें। इसकी इनिशियल वैल्यू भी दे देते हैं, सॉरी। ये मेरे पास ये ऑर्डर था, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल का आपको कलेक्शन में करूंगा तो सिर्फ कलेक्शन में यूज होगा, ग्लोबल में करूंगा तो ग्लोबल में होगा। इसको हम कलेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई इतना वो नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, इसको एज अ कर लिया, सेव कर लिया एज अ वेरिएबल। अब यहाँ पे हम देखें हम क्या दे गए थे, ऑर्डर आईडी दे गए थे। पैगम्स में आ जाए, यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी दे गए थे, तो इसकी जगह मैं वो वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। उस वेरिएबल को कैसे यूज करना है, या इसका अपना फॉर्मेट है, देखें। डबल मूछें लगाएंगे ना, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे आ गया। ऑर्डर आईडी, तो ये अब हमारा ऑर्डर आईडी सेट हो गया। तो अब मैं इसको आगे देखें, अपडेट ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी यूज होगा था, तो इसकी जगह पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे इसको सेव कर लिया और यहाँ पे यूज होगा ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो डबल कर्ली ब्रेसेस ऑर्डर आईडी और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया। ओके, डिलीट में यहाँ पे भी ऐसे ही हम सेव कर लेंगे इसको। अब ना थोड़ा सा ऑटोमेशन की वो मैं चीजें बता रहा हूँ। हमारा जो काम था वो टेस्टिंग वाला हो गया, ठीक है। अहमद भाई हैं? अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई जो मैंने भी आपको बताई, यहाँ तक ठीक है? जी सर, क्लियर।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अब कंफ्यूजन वाला काम अब करने लगा हूं मैं। जी जी करें सर। ओके, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैंने ग्लोबल वेरिएबल में जस्ट उसको किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखें, मैं जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास क्या होता है। मैं यहाँ पे अच्छा, इसको भी हम रैंडम नेम वाला भी कर सकते हैं, लेकिन चलें रहने दें। कर लेते हैं वो। अगर डिफरेंट हमने उसके साथ किए तो फिर फुल रैंडम फुल नेम आ गया। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे वापस आ जाएं, टेस्ट पे आ जाएं। ये कौन सा टेस्ट है? सबमिट ऑर्डर का, जिसमें हम क्या करते हैं, हम बॉडी में अपना ये ऑर्डर देते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना, ये बॉडी में अपना ऑर्डर देते हैं। सही। और यहाँ पे टेस्ट में देखें, हमारे पास टेस्ट हमने ये किया, हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है, एक ऑर्डर आईडी क्रिएट होके आता है। अब यही ऑर्डर आईडी हर जगह यूज होगा। अब यहाँ तो मैं इसको हमेशा से वो एक वेरिएबल में डाला करूंगा, या मैं इसको वैसे ही ऑटोमेट कर दूं कि जब भी ये ऑर्डर आईडी, जो भी ऑर्डर आईडी क्रिएट होके जाए, वो मेरे एक वेरिएबल में सेट हो जाए और वो मेरा वेरिएबल तमाम उसमें चला जाए। अब वैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल सेट किया था, उसको मुझे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसी नाम से दोबारा से अब ऑटोमेटिक तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, सबमिट ऑर्डर पे वापस। ये देखें, ये सबसे पहले तो देखें, ये जो रिस्पांस आता है ये किस जेसन फॉर्मेट में आता है। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट रिस्क के नाम से, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसको मैं किस में करूंगा, पीएम, आई थिंक इसके साथ पीएम भी आएगा। अच्छा, मैं इसको जेसन में क्यों कर रहा हूँ, कोई बता सकता है मुझे? कौन यार, इसको जेसन में क्यों कर रहा हूँ? जेसन में, ये देखिए जेसन फॉर्मेट में है, मैं इसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेके आऊंगा। यहाँ पे अगर मैं अभी एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये सब सारी पढ़ी हुई है आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट। मैं रिस्पॉन्स को देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक कंसोल भी है। अच्छा, इसको पहले एक पीएम डॉट रिस्पॉन्स होगा। देखिए, इसका ना एक अपना कंसोल भी है पोस्टमैन का। ये देखिए, ये कंसोल नजर आ रहा है आपको? इस कंसोल को ओपन कर लें, मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कंसोल में, अब मैं इसको ना टेस्ट को रन करता हूँ और देखें कंसोल में भी कुछ आएगा। कंसोल में क्या आया है मेरे पास? सबसे पहले देखें, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेरी गई वो आई है। मैं पहले इस रिक्वेस्ट को देखता हूँ। रिक्वेस्ट में हेडर्स में ये चीज थी। ठीक है, मेरा ये टोकन भी आ गया। सही। रिक्वेस्ट की बॉडी में मेरे क्या था, ये ऑर्डर था, टेरिसा। ये मैंने जो रैंडम नेम किए हुए हैं, ये ऑर्डर आईडी की डिटेल्स गई थी, किस नाम से ऑर्डर देना है। रिस्पॉन्स में क्या आ गया, रिस्पॉन्स में मेरा आ गया डेट आ गई है, कंटेंट टाइप आ गया, कंटेंट लेंथ आ गई है, और कनेक्शन टाइप आ गई। इस रिस्पॉन्स की बॉडी में क्या आया मेरे पास, ये देखिए यही चीज आ गई जेसन फॉर्म में। जेसन फॉर्मेट में ये चीज मेरे पास आ गई है। ये तो मेरी पहली चीज है। दूसरा मेरा यहाँ पे क्या आ गया है, मैं इसको अभी कर देता हूँ ऐसे क्लोज। दूसरा मेरे पास क्या आ गया है, ये वाला कंसोल डॉट लॉग का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे देखें क्या चीज आई मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी की क्या है, क्रिएटेड और ट्रू। यहाँ पे उसने क्या किया है, क्रिएटेड ट्रू, और इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कर दिया, जेसन फॉर्म से कन्वर्ट कर लिया हमने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये पॉइंट क्लियर है? हमने जो जेसन में हमारा रिस्पॉन्स आता था, हमने उसको ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लिया। अब हम उसके ऊपर, आपको पता है क्या कर सकते हैं हम, एज अ, यहाँ पे देखें कंसोल डॉट लॉग, मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ ना, गेस डॉट क्रिएटेड करूंगा अगर मैं, बल्कि ऑर्डर आईडी करता हूँ, ऑर्डर आईडी। तो मेरा ये ऑर्डर आईडी कंसोल में
शो हो जाएगा ना, एक में ये मेरा ये सारा शो होगा, दूसरा ऑर्डर आईडी होगा। लेकिन सेंड करता हूँ मैं दोबारा से इसको, यहाँ पे आ गया, ये ऑर्डर आईडी मेरा यहाँ पे शो होगा, देखिए ऐसे ही है। पिछला ऑर्डर आईडी डिफरेंट था, ये नया चेंज हो के आया है। तो मैं इसको ऐसे एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं इसको उड़ा देता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अपना वेरिएबल सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, गेट अ ग्लोबल वेरिएबल, ये सेट होगा, सेट होना चाहिए, ये सेट आ गया। अब फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल की क्या आ जाएगी, की आ जाएगी, और वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। की वैल्यू पे ऑब्जेक्ट होता है, मैं इसको ऑर्डर आईडी ये रख देता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? कोई बता सकता है कि वैल्यू की जगह पे मैं क्या दूंगा? मैं दूंगा रिस्पॉन्स रेस डॉट, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी जो आ रहा था, ऑर्डर आईडी यही आ रहा था ना इसके, ऑर्डर आईडी। ये चीज किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लें दोबारा से। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, और बंद कर देते हैं। ये चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा चले, ओके गुड हो गया। मैं इसको सेंड करता हूँ, क्रिएटेड हो गया। अब मेरा ये ऑर्डर क्रिएटेड हो गया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अपना ये चेक कर लेता हूँ, जो ग्लोबल मेरा ग्लोबल्स में, ये देखें ये क्रिएट हो गया ऑर्डर आईडी। अब मैंने यहाँ पे देखें गेट ऑल ऑर्डर्स पे, जब भी जो भी मेरा वेरिएबल में वैल्यू सेट होगी, ये उसका ऑर्डर, उसकी डिटेल्स देगा। यहाँ पे देखें, ये तो ऑल ऑर्डर्स आ गए ना, सॉरी, ऑर्डर बाय आईडी था। अब वो ग्लोबल वेरिएबल मेरा ये है, यहाँ पे आ जाए, इसको मैं सेंड देखें। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी, एक मिनट, मुझे उसको चेंज करना। नो ग्लोबल वेरिएबल्स, वो वो डिलीट हो गया। दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट हो गया। और अब गेट ऑर्डर बाय आईडी, ये मैं रन करता हूँ, गेट ऑर्डर बाय आईडी। इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उस देखें, ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के थ्रू मेरे पास वो ऑर्डर आईडी भी आ गया। अब मैं अपडेट करूंगा, अपडेट भी हो जाएगा। बॉडी में मैं इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, वी हैव अपडेटेड, ठीक है। मैं इसको सेंड करता हूँ, यहाँ पे अपडेट हो गया। अब वही अपडेट वाला देखता हूँ कि अपडेटेड वाला हुआ अपडेट, देखें वी हैव अपडेटेड। तो काफी हद तक हमने ऑटोमेट कर लिया। डिलीट ऑर्डर में यही ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। सेंड करता हूँ, ये ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे करूँगा तो मेरा वही, इसी को मैं करूँगा तो ये क्लियर है। हमने क्या किया है, हमने ऑटोमेट कर लिया यहाँ से लेके, मैं दोबारा से अब आपको ओपन करता हूँ। हमने यहाँ से देखें, यहाँ से जो हमारा ऑर्डर क्रिएट होगा था ना, सबमिट ऑर्डर, ये जो क्रिएट होगा था, ऑर्डर आईडी जनरेट होगा था हमारा। उसके बाद उस ऑर्डर आईडी की बेस पे ये सारे काम हो गए। तो मैंने उस ऑर्डर आईडी को क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल सेट कर लिया उसको। वो उसने ग्लोबल वेरिएबल सेट कर लिया, उसमें ऑर्डर आईडी डाल दिया, वो काम सारा ऑटोमेट हो गया। यहां तक क्लियर है? आगे हम क्या करते हैं, अच्छा, एक चीज ये देखें, इसमें एक है कलेक्शन रनर। मैं इसको बंद करता हूँ। अभी हमारी कलेक्शन बन गई है ना, अब क्विकली, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। रन कलेक्शन में करता हूँ। रन कलेक्शन जब करता हूँ, ये देखे मेरे पास सारी वो आ गई। ये ऑर्डर आ गया कि इस ऑर्डर में चलाना है। अच्छा, इस ऑर्डर में चलाना है, तो पहले एक मिनट इसको रीसेट करता हूँ मैं। डी सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, रीसेट।
गेट, और यहाँ पे एक जगह हमने काम किया था एक्सेस टोकन वाला, ठीक है। और हमने यहाँ पे कहा था कि जब लूप चले तो इसको अब मैं इनेबल कर देता हूँ। अच्छा, इसके बगैर पहले आपको दिखाता हूँ, चलिए ये अच्छी बात है। यहाँ पे इटरेशन एक ही हो और डाटा डिले, सेशन persist, stop if an collection without using stop। इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये देखिए, ओके, ये हमारी सारी कलेक्शन चल गई। क्या हुआ, सारे टेस्ट हमारे पास हो गए, एक्सेस टोकन फेल हो गया। क्यों? एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव। अब ये मैं चाहता हूं कि यार ये तो एक्सेस टोकन तो मुझे बार बार तो नहीं लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आ जाए इस वाले पे, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये इसको स्किप कर देगा, ठीक है। दोबारा हम कलेक्शन की तरफ आते हैं और इसको अब रन करते हैं, रन अगेन। उससे सारी स्किप कर दी, उसके बाद वाली आई थिंक, एक्सेस टोकन के बाद वाली सारी स्किप हो गई है। अच्छा, हाँ, इसके बाद वाली सारी स्किप कर गए। इसको एक काम और हो सकता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे, और इसका ये कट करते हैं और इसके बाद इसको, इसके टेस्ट में हम यहाँ पे ये सेम पेस्ट करते हैं और इसकी जगह मैं नल करता हूँ, नल। सेव करते हैं, अब ट्राई करते हैं। सबमिट के आगे नहीं जाएगा, मुझे शायद वो ना, ये कलेक्शन दोबारा से अपडेट करनी पड़ेगी। एक मिनट, इस कलेक्शन को सेव चेंजेस, सेव चेंजेस, ठीक है, चल गया। ओके, ओके, ओके। देखें अभी हमारा स्टेटस, लिस्ट ऑफ बुक, सिंगल बुक, सबमिट ऑर्डर, गेट ऑल ऑर्डर सारे चल गए, और हमारा जो है ये एक्सेस टोकन वाला नहीं चलेगा और सारे पास हो गए। तो ये हमने क्या किया, इस कलेक्शन को जो है ना रन कर लिया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक और काम भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए आपने ऑटोमेट रन, यहाँ पे आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, स्केड्यूल रन, यानी आप अगर इस पे मैं जाता हूँ तो वीक, वीक टाइमर, आप टाइमर एवरीडे 10 बजे ये वाली कलेक्शन रन हो, आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। रन कलेक्शन पे तो हमने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, आप ये स्केड्यूल कर लें और ये खुद ही रन हो जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद एक चीज और देखें, ऑटोमेट रन्स वाया CLI। अब CLI के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, उसके लिए न्यूमैन वाला है, न्यूमैन वाला एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसकी रिपोर्ट्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था ना, पोस्टमैन का ट्यूटोरियल था कि हम APIs को कैसे टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हारून सुहेल ने कि जो सर इब्तिसाम ने गेट रिक्वेस्ट करवाई यार थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, मैं ना वैसे एक बात सब ठीक बताऊं, ठाक जो कोड में आप यूज करेंगे ना, है। जो इब्तिसाम साहब ने करवाया था ना फैच के थ्रू, मैं आपको एक वीडियो देता हूँ। इनफैक्ट वो मैंने रिकॉर्ड की थी, मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ, आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी है। इसको, इसका लिंक कैसे आता है? ओके, कॉपी, आपने ये वीडियो देख लेनी है, ठीक है।
और उसके बाद आपको कोई चीज ना समझ आए ना, आपने मुझसे पूछ लेना है। मैंने ये यहाँ पे शेयर कर दिया लिंक। ये इनफैक्ट है क्या, ये वीडियो ही, मैं इस पे आता हूँ, इसमें यूज ही हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं बड़ी डिटेल में, यहाँ पे ये देखें ये क्या यूज कर रहे हैं, अवेट फैच। ये जेसन प्लेस होल्डर से हम क्या, उसकी एपीआई यूज करते हुए यूजर्स का डाटा उठा गए और उसको बाकी आगे किस तरह, जो एपीआई जो यूज हो गई है ना कोड में, वो इतना है, बस ये कोड है जो कोड में यूज कर रहे हैं एपीआई। बाकी जो आगे काम जो है वो सारा वो नेक्स्ट जीएस के थ्रू हम वो जो कंपोनेंट में या उसका वो डाटा करें, इतना डाटा है आपका एपीआई फैच के थ्रू। एसिंक फंक्शन बनाते हैं आप, अवेट लगाते हैं और फैच के थ्रू आप वो एपीआई से ये यूजर का डाटा आपने ले लिया। तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।